सभी का मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं हर रोज वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे कि कब अपडेट होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन तमाम खबरों पर। तो आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी उसमें पहली खबर है कांग्रेस से जुड़ी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक पर दावा छोड़े कांग्रेस। ये हम नहीं कह रहे, ये बात कही जा रही है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से। आखिर वो कौन है और क्यों इस बात को कह रहे हैं वो आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दूसरी प्रमुख खबर है स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों की नो एंट्री। जी हाँ, सरकारी आदेश अब आ चुका है। एमसीडी के जो स्कूल है या बाकी जो स्कूल है वहां पर बच्चों के एडमिशन पर ध्यान दिया जाए। रोहिंग्या के बच्चों के लिए सीधे तौर पर नो एंट्री का बोर्ड। विस्तार से इस खबर को आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है इस वक्त अब 5वीं और 8वीं में भी स्टूडेंट जो है वो फेल होंगे। और आखिर ये पॉलिसी क्या थी, नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर विस्तार से आपको बताएंगे, जिसे सरकार की तरफ से अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसके चौथी और महत्वपूर्ण खबर है मौसम को लेकर। जी हाँ, कहीं पर बारिश दिख रही है तो कहीं पर बर्फबारी, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि अब जोरदार ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। तो ये इन तमाम खबरों पर करेंगे पर रुख। और सबसे पहले पहली खबर, जहां कांग्रेस के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं। और इस बार सवाल किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही नेता मणिशंकर अय्यर ने उठाए। और इस बार विरोधी दलों के गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन के सहारे उन्होंने अपने ही नेता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिशंकर अय्यर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी पर आधारित दूसरी किताब लॉन्च कर दी है। और अपनी इस किताब में अय्यर ने राजनीति, कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर अपने अनुभव इसमें शेयर किए हैं। इस लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने कांग्रेस को विपक्षी इंडी गठबंधन का नेतृत्व नहीं करने की नसीहत भी दे दी है। और कहा है कि कांग्रेस को विपक्षी गुट का नेता ना बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ऐसे में इससे फर्क नहीं पड़ता कि विपक्षी गठबंधन को कौन लीड करता है। इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर ने गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का भी समर्थन किया। हालांकि इससे पहले इंडी गठबंधन के अन्य तमाम दल कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी सीधा सवाल उठा दिया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। फिर करेंगे आज इस मुद्दे पर अपने संवाददाता से चर्चा। तो कांग्रेस के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आए और सीधे तौर पर मणिशंकर अय्यर की तरफ से खरी खरी सुनाई गई है कांग्रेस को। और कहीं ना कहीं इन बातों से ये जरूर लगता है कि राहुल से मोह भंग हो गया उनका। और मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक आंधी तूफान और तहलका मचने जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। फिर नेतृत्व परिवर्तन पर तमाम सवाल उठते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं कि आखिर इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। और मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को इसके लिए अयोग्य बता दिया है। लीड ना करने की बात और नसीहत मणिशंकर अय्यर की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन लीड करने के बारे में ना सोचे कांग्रेस। ये बात कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता है मणिशंकर अय्यर, उनकी तरफ से कही गई है। ममता बनर्जी की वकालत करते हुए भी मणिशंकर अय्यर नजर आए अपने इस इंटरव्यू के दौरान, जहां उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में लीड करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो उनके अंदर मौजूद है। यानी कि ममता बनर्जी का समर्थन मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दूसरे दलों की भी बात करी। उन्होंने कहा कि दूसरे नेता भी हैं जो लीड कर सकते हैं इंडी गठबंधन को। तो यानी कि राहुल गांधी को छोड़ के या कांग्रेस को छोड़कर के बाकी तमाम चीजों को जिक्र करते हुए नजर आए। कांग्रेस को दूसरे नेताओं को देना चाहिए गठबंधन की अगुवाई करने का मौका, ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलायंस के जो मुखिया हैं वो ना रहें। तो ये तमाम चीजें अब राहुल से कहीं ना कहीं मोह भंग होता हुआ मणिशंकर अय्यर का स्पीच नजर आया। हालांकि इससे पहले भी हम देखें तो मणिशंकर अय्यर कई बार ऐसे विवाद दे चुके हैं और कांग्रेस को आईना दिखा चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा करियर बनाने और बिगाड़ने में गांधी परिवार का पूरा हाथ था। तो मणिशंकर अय्यर का ये तमाम बातें कल नजर आई। अब उन्होंने ये तमाम बातें कही अपनी किताब की लॉन्चिंग के मौके पर। इसी के साथ ही ये तो मणिशंकर अय्यर की बात रही, लेकिन इससे पहले और भी जो अन्य दल हैं वो भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठा चुके हैं कि आखिर इंडी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की क्यों करे। गठबंधन की कमान संभालने की दावेदारी ममता बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस से वो पहले कर चुकी हैं। इसके अलावा लालू यादव, शरद पवार, उद्धव के समर्थन से ममता बनर्जी काफी खुश हुई थी, क्योंकि इन तीनों की तरफ से ही ममता बनर्जी को नेतृत्व करने की बात सामने आई थी और समर्थन किया गया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इशारा किया कि वो ममता बनर्जी के साथ है, कि नेतृत्व का अगर वो नेतृत्व करेंगे इंडी गठबंधन का तो वो सपोर्ट करेंगे। चुनावों में जो हार मिली उसके बाद गठबंधन के नेतृत्व पर कई सारी उंगलियां उठती हुई नजर आई। अभी तक तमाम राजनीतिक दल ही ये सवाल उठा रहे थे, कामकाज पर सवाल उठा रहे थे, ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए, लेकिन अब तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वही सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या इसको माना जाए, इसका सीधा रुख करेंगे। इसी बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का वो सब हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी तक तो हमने देखा कि इंडी गठबंधन के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वही नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे थे इंडी गठबंधन के, लेकिन अब उनके खुद के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर वही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और बाकी जो दल हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। कृतिका, मणिशंकर अय्यर जाने जाते हैं गांधी परिवार से वफादारी के लिए, और वो जब इस तरह की बात कहते हैं अपने किताब में तो इसके मायने इसलिए हैं कि इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी पहले ही ये कह चुके हैं कि कांग्रेस को अगुवाई नहीं, अब ममता बनर्जी को अगुवाई करनी चाहिए। शरद पवार ने इस बात का समर्थन किया। खुद टीएमसी की तरफ से इस तरह की बातें जब सामने आई, इसमें दो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी क्या इतना बड़ा दिल दिखाएगी। इतिहास तो ये नहीं कहता। वो ममता बनर्जी है जिनको पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अगुवाई नहीं करने दी थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने टीएमसी जैसा दल बनाया था। शरद पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब बड़ी हुई तब उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी और कांग्रेस से अलग होना पड़ा। इस तरह से आप तमाम मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को देखें जो उस राज्य में अगुवाई करना चाहते थे कांग्रेस के अंदर रहकर, तब उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी, चूंकि एक परिवार और एक केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको यह गवारा नहीं था। तो अब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के किसी घटक दल के नेता को इंडी गठबंधन की अगुवाई देगी, ऐसा सोचा नहीं जा सकता या ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने नसीहत दी है, किस लिए दी है वही जानते हो, लेकिन यही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने भी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में कहा था कि 2014 में जो हार हुई थी या गुजरात के विधानसभा चुनाव में जो हार हुई थी उसका ठीकरा उनके माथे छोड़ा गया, यानी गांधी परिवार को बचाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस के अंदर किसी हार की जिम्मेदारी गांधी परिवार को नहीं दी जाती है, उसके लिए कोई एक नेता तलाशा जाता है। तो ये बहुत सारी बातें उन्होंने कही अपने इस किताब में और इससे पहले एक इंटरव्यू में। लेकिन निश्चित तौर पर एक कांग्रेस की जो कार्यशैली है और बढ़ते हुए नेतृत्व पर मतभेद को दिखाता है कि इंडी गठबंधन में किस तरह से नेतृत्व को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार आप बनाए रखिएगा। तो ये तो बात रही कांग्रेस की, और कांग्रेस के साथ ही अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ के, और अगली खबर का इसी के साथ कर लेते हैं रुख। और अगली खबर है दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी, जहां अगर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस वक्त लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस मामले में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। दरअसल एमसीडी ने अवैध बांग्लादेशी बच्चों के एडमिशन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, और जारी इस सर्कुलर में कहा गया है कि प्रवासी बच्चों के एडमिशन में अधिक सावधानी बरतें और सभी दस्तावेजों की जांच की जाए। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि अगर बच्चे और माता पिता की नागरिकता का पता लगाने में कोई संदेह हो तो स्कूल को पुलिस की इसकी जानकारी दे देनी चाहिए। हालांकि अब इससे पहले दिल्ली में सालों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने भी तेज कर दी है। वहीं बांग्लादेशियों की पहचान व धरपकड़ के लिए 2 हफ्ते पहले ही शुरू किए गए इस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने अब तक कई सारे संदिग्धों की पहचान वो कर चुकी है। जहां दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपने रोटियां सेकना भी शुरू कर दिया है और एक दूसरे पर अवैध प्रवासियों को शरण देने का भी आरोप इस वक्त लगाया जा रहा है। तो ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगातार बांग्लादेशियों पर बड़ी चोट इस वक्त प्रशासन की तरफ से की जा रही है, सरकार की तरफ से की जा रही है। बांग्लादेशी छात्रों की अब पहचान होगी और दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश हुआ है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह आदेश दिया गया है कि जो अप्रवासी हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट
ना बनाए जाएं। तो ऐसे में चुनाव से पहले घुसपैठियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस भी अपना एक अभियान चला रही है, लेकिन इसी बीच स्कूलों की तरफ से भी ये अभियान है। और वहीं अगर हम देखें तो बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित मालवीय। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई सारे आरोप लगा दिए हैं। दरअसल एक्स पर अपनी पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। और इस राष्ट्र विरोधी अभियान में ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अब उनकी चाल और झूठ दोनों ही पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए नजर आए अमित मालवीय। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने वालों की धरपकड़ की जा रही है। एक फर्जी वेबसाइट के पीछे के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचली महिलाओं के वोटर कार्ड रद्द करने के केजरीवाल के दावों को भी सीधे तौर पर इस वक्त खारिज कर दिया गया है अमित मालवीय की तरफ से। भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया गया। तो ये तमाम बातें जो हैं ये अमित मालवीय की तरफ से कही गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के भी आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं सब उनको दी जाएंगी। तो सीधे तौर पर हम देखें तो चुनाव आने में अब मुश्किल से 2 महीने का ही वक्त रह गया है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का भी एक और चुनावी स्टंट, किसी हालत में बीजेपी को रोहिंग्याओं को नहीं रहने देंगे। हम किसी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्या को नहीं बसाने देंगे। और ये तमाम बातें कहते हुए अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए। तो ये तमाम जो चुनावी स्टंट है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं राजनीति भी इस वक्त देखने को मिल रही है। रोहिंग्या मुद्दे पर किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को लेकर दिल्ली सरकार ने भी आदेश जारी किया। शिक्षा विभाग ने दिल्ली में सरकारी और निजी स्कूलों को सीधे तौर पर ये निर्देश दे दिया है रोहिंग्या मुद्दे को लेकर के। और इस निर्देश के अनुसार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए सरकार सख्त इस वक्त नजर आ रही है। छात्रों के दस्तावेजों की सत्यापित करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के अनाधिकृत एडमिशन रोकने के लिए अब कड़ी जांच की जाएगी। तो रोहिंग्या मुद्दे पर किस तरीके से राजनीति अपनी सीख रहे हैं अरविंद केजरीवाल वो आपको बता रहे हैं। शक की स्थिति में पुलिस को जानकारी देने की बात भी कही गई है सीधे तौर पर। तो स्कूलों को लेकर के ये बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया। बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को लेकर दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन भी इस वक्त लिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर और उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई, जहां अवैध दस्तावेज बनाने वालों पर, लोगों पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, जो अवैध दस्तावेज बनाते हैं, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड। और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 लोगों की गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। फर्जी कागज बनाने को लेकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए ये कागज बनाए जाते थे। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन। और इसी के साथ नीरज सिंह का सीधा करते हैं लोग। नीरज, अगर हम देखें तो कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और रोहिंग्या मुद्दा दिल्ली चुनाव से पहले इस वक्त गर्माता हुआ दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है और राजनीतिक दल इस पर रोटियां सेकने का काम भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि रोटियां जरूर सेकी जा रही हैं। और आप देखें कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर घिरती हुई प्रतीत है, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो वोट होता है उसमें एक बड़ी संख्या, मुस्लिम आबादी की एक बड़ी संख्या अरविंद केजरीवाल को वोट के रूप में मिलती है। और यही कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो इस बार विधानसभा चुनावों से पहले भी इस समय कह सकते हैं कि सरगर्मियों पर है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एलजी महोदय ने कुछ दिनों पहले ये दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि दिल्ली के अंदर वो चेक करें कि कौन कौन अवैध घुसपैठ दिल्ली शहर के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं वो दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक ड्राइव चलाई थी और पूरी दिल्ली में, चाहे हम उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पूर्व और पश्चिम दिल्ली की बात करें, सेंट्रल दिल्ली की बात करें, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया था जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे।
अब ये एक बड़ी कह सकते हैं कि घटना सामने आई है कि 11 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये 11 वो लोग हैं जो एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे और खासतौर से बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी भारत की सीमाओं में प्रवेश करते थे जंगलों के माध्यम से, उसके बाद ट्रेन पकड़कर दिल्ली आते थे। 11 लोग जो पकड़े गए वो इनके टच में रहते थे। ये लोग उनके जो गलत तरीके से कागजात तैयार करते थे, उसके बाद इनका आधार कार्ड तैयार होता था, आधार कार्ड के बाद फिर इनका आईडी कार्ड तैयार होता था। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि ब्रेक दिल्ली पुलिस ने किया है कि दिल्ली के अंदर जो अवैध घुसपैठ किस तरीके से हो रही है और खासतौर से बांग्लादेशी यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं, उसको लेकर 12 बजे दिल्ली पुलिस एक बड़ा खुलासा करेगी जब डीसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये बड़ी वारदात है और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं। फिलहाल नीरज अगर देखें तो 12 बजे के लिए इंतजार करना होगा कि जब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ बड़े खुलासे किए जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। तो ये तो बात रही दिल्ली की और इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ में हुई दुर्घटना के बाद से ही सुपरस्टार विवादों में घिरे हुए हैं। अब अभिनेता को हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था, जिसके बाद अब आज यानी कि अब से कुछ ही देर बाद एक्टर पूछताछ के लिए वहां पहुंचेंगे। दरअसल पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई दुखद भगदड़ ने एक महिला की जान चली गई और उसका बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। 8 साल के इस बच्चे को डॉक्टर द्वारा ब्रेन डेड घोषित भी किया जा चुका है और ऐसे में पुलिस ने घटना के संबंध में अभिनेता को आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया है। तो वहीं पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों ही अल्लू अर्जुन को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। हाल ही में अभिनेता के घर पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई और ऐसे में ये मामला फिलहाल अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। और ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डाल लेते हैं इस पूरे मामले में। तो सीधे तौर पर हम देखें तो अल्लू अर्जुन हाजिर हो भगदड़ मामले में हैदराबाद पुलिस की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। 11 बजे का ये वक्त होगा जब अल्लू अर्जुन वहां पहुंचेंगे और पूछताछ में अपना सहयोग देंगे। एक्टर से कुछ ही देर में पूछताछ हैदराबाद की पुलिस जो है इस पूरे मामले में करती हुई नजर आएगी। थोड़ी देर का और इंतजार है। वहीं हैदराबाद में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। 8 साल का ये बेटा उनका जो गंभीर रूप से घायल हुआ था और ऐसे में एक्टर, थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस पूरा दर्ज किया गया था, जिसमें एक्टर यानी कि अल्लू अर्जुन का नाम भी इसमें शामिल है। बीएनएस की धाराओं के तहत ये पूरा मामला जो है उस वक्त दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसकी तस्वीरें हम सभी ने देखी। 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद में उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया और कोर्ट की तरफ से कोर्ट में जब पेश किया गया था, लोकल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, उसके बाद में कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में अल्लू अर्जुन को भेज दिया था। लेकिन अल्लू ने अंतरिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील की थी और उसके बाद 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वहां की और अब से कुछ ही देर का और इंतजार जब अल्लू अर्जुन हैदराबाद पुलिस के समक्ष पेश होंगे और इस पूरे मामले में जो ये पूरा भगदड़ का मामला सामने आया था उसमें अपनी बात रखते हुए वो नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अल्लू अर्जुन के घर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पे अभी बीते दिनों की अगर हम बात करें तो पथराव की तस्वीरें भी हमने देखी थी। अचानक से अराजक तत्व वहाँ पर पहुँचते हैं, पथराव करते हुए नजर आते हैं, तोड़फोड़ वहाँ पर की जाती है, गमलों को उठाकर फेंका जाता है। हालांकि इस मामले में भी कई लोगों को गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। तो ऐसे में फिलहाल अगर हम देखें तो ये मुश्किलें अल्लू अर्जुन की फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। तो अल्लू अर्जुन से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि आखिर शिक्षा मंत्रालय ने क्या बड़ा फैसला किया है बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे न्यूज पंच में अब अगली खबर का। आपको बता दें कि दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बीते कल बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक अहम कदम उठाया है और नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब इस पॉलिसी के तहत अगर हम देखें तो इस पॉलिसी के हटने के बाद क्या स्कूली शिक्षा बेहतर होगी? क्या इससे बच्चों को परीक्षा में फेल करना आसान होगा? इससे स्कूली शिक्षा कितनी बदल जाएगी? इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद ऐसे छात्र जो 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उन पर क्या असर इसका होगा? और कक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर सीधा रुख इस वक्त ग्राफिक्स का भी करेंगे कि आखिर ये पॉलिसी क्या थी जिसे सरकार की तरफ से इस वक्त खत्म किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। तो स्कूली शिक्षा पर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है, जहां शिक्षा मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं में छात्रों को फेल अब नहीं किया जा सकता है। और फेल, आप माफ कीजिएगा, फेल अब किया जा सकता है। पहले ये आदेश थे, वहीं 2 महीने के अंदर अब उन्हें दूसरा मौका भी दिया जाएगा। अगर कोई छात्र या कोई छात्रा अगर इसमें फेल हो जाती है तो उन्हें दूसरा मौका भी दिया जाएगा। फेल होने पर छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, दूसरा मौका उन्हें दिया जाएगा। एक बार फिर से परीक्षा में वो बैठ पाएंगे। 8वीं तक स्कूल से निष्कासित ना करने का भी प्रावधान है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसे स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं स्कूल जो प्रशासन है। तो शिक्षा मंत्रालय ने पढ़ाई के नतीजे सुधारने पर सीधे तौर पर ये जोर दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, नो डिटेंशन पॉलिसी को इस वक्त खत्म तो कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के अभिभावक और स्कूल का जो टीम है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आते हैं? जी देखिए कृतिका, बिल्कुल ये जो फैसला लिया गया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लर्निंग आउटकम को सुधारने पर जोर दिया गया है। लर्निंग आउटकम यानी कि जो बच्चा अभी जो पढ़ाई कर रहा है वो जब अगली कक्षा में जाता है तो उसको याद रख पाता है कि नहीं जी। अभी ऐसा देखा जा रहा था कि जो कक्षा 5 में बच्चा गया है वो कक्षा 3 में जो उसने पढ़ाई की है उस पाठ को भी नहीं याद रख पाता था। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स या इंग्लिश का ज्ञान नहीं रहता था। तो इससे जो नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से जो लर्निंग आउटकम में काफ़ी गिरावट आ रही थी, तो इसको सुधारने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि जब प्राइमरी लेवल पर ही शिक्षा का स्तर खराब हो जाएगा, कक्षा 8 का बच्चा जो कि बिना पास हुए ही अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर जब वो बच्चा कक्षा 9 और कक्षा 10 में जाएगा तो वहाँ भी शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और इसका असर जो कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसके परिणामों पर भी देखने को मिल रहा था। तो जाहिर तौर पर इसके मद्देनजर ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है कि अब जो बच्चा कक्षा 5 और कक्षा 8 की जो परीक्षा में अगर वो फेल हो जाता है तो उसको एक और मौका मिलेगा और उसके बाद भी अगर वो पास नहीं करेगा तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि जिस अवधि के दौरान वो डिटेन रहेगा बच्चा, मतलब उसी कक्षा में रहेगा, उस दौरान उसको उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी जो जिस विषय में वो बच्चा कमजोर है उस पर विशेष फोकस दिया जाएगा और न केवल बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी गाइड किया जाएगा और जो लर्निंग गैप है उसको भरने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे का जो विषय कमजोर है उसको और मतलब अच्छा उसमें परफॉर्म कर पाए। तो ये जो फैसला है वो छात्रों के हित में है। इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई मकसद नहीं है कि बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है वो काफी अहम फैसला है। और क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो जब ये पॉलिसी लागू थी तो इससे बच्चे जो है कहीं ना कहीं फेल होने से डरते हुए भी नजर आ रहे थे और क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उन्हें फेल नहीं कर सकता। फिलहाल शुक्रिया निशांत सौरभ तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब तस्वीरें, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त जो पहाड़ी क्षेत्र है और पूरे तो अगर हम देखें तो मौसम ने करवट अब ले ली है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ मैदानी राज्यों में भी इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। मैदानी राज्यों में इस वक्त बारिश होती हुई नजर आ रही है जिससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी मौसम बेहद सुहावना नजर आ रहा है। फिलहाल सीधा तस्वीरें इस वक्त तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें जहां शिमला की, राजौरी की, लेह लद्दाख की और सोनमर्ग की।
तो ये 4 तस्वीरें हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। जब सैलानी वहां पर पहुंचे अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए, तो बर्फबारी का भी आनंद उन्हें मिला है इस बीच, और काफी बर्फबारी वहां पर इस वक्त हुई है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे, लेह लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की 2 तस्वीरें और साथ ही शिमला की ये तस्वीर। तो जो पर्यटन वहां पर पहुंचे हैं वो इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये सामने आई हैं। इसके साथ ही ये 3 तस्वीरें और दिखा रहे हैं आपको, दिल्ली, आगरा और कानपुर, क्योंकि जब बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहीं इसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ठिठुरन इस वक्त मैदानी इलाकों में बढ़ चुकी है और ठिठुरन बढ़ने के साथ ही कोहरे का भी जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त नजर आ रही। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें मैदानी इलाकों की, दिल्ली, आगरा और कानपुर की ये 3 तस्वीरें। तो ठिठुरन इस वक्त बढ़ चुकी है, लेकिन साथ ही ठंड के मौसम का आनंद भी सभी लोग इस बीच लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं वहां पर, और सैलानी जो वहां पर पहुंच रहे हैं, जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके से आनंद? कृतिका, बिल्कुल मौसम बिल्कुल सुहावना यहाँ पर बना हुआ है। कल जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद से पर्यटकों की आवाजाही हिमाचल की राजधानी शिमला में काफी हद तक बढ़ गई है। उसके अलावा हिमाचल के और ऊपरी इलाके हैं, वहां पर भी पर्यटकों की तादाद जो है वो बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में ये तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जो आम जनजीवन है उस पर भी इस वजह से काफी असर यहाँ पर पड़ा है। अब 178 के आसपास जो रूट है, जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो रोड्स हैं जो शिमला जिला है वहां के बंद है। 80 से 89 जो रूट्स हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के वो बंद है इस बर्फबारी की वजह से। और इसके अलावा किन्नौर के 44 रूट बंद है, और इसके अलावा भी प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर सड़क यातायात के काफी रूट ऐसे हैं जो बाधित हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री तक पहुंच गया है, और साथ ही साथ जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, पर्यटन कारोबार है, वो काफी ज्यादा उफान पर है। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे काफी तादाद में, तो हर किसी के चेहरे पर खुशी इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अब दोबारा 2 बजे होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।